हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन से कुल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए 5 नंबर काफ़ी होते हैं, तो हमें एक भी नंबर मिस नहीं करना है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुल 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 5 का हमें जवाब देना रहता है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबों के लिए ट्रांसलेशन सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेज लिए हैं जो कि थोड़े सिंपल हैं, थोड़े हार्ड है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए आप लोग। मैं आपको ट्रांसलेशन करने का एक एक रूल, एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन जो आते हैं वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन करने के लिए सीख रहे हैं, तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। देखिए यहाँ पे ता है, ती है लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और नहीं लगा हुआ तो ये नेगेटिव का सेंटेंस है। तो इस तरह का सेंटेंसेज भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वह नहीं जानता है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो वह नहीं जानता का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डज नॉट नो। नॉर्मली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। तो डू या डज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है उसके साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी चीज़ों के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, वह नहीं जानता है कि अंग्रेजी। तो वह नहीं जानता कि अंग्रेजी हो जाएगा ही डज नॉट नो, और उसके बाद अंग्रेजी बोलना। तो अंग्रेजी बोलना की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ टू स्पीक। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। तो दोस्तों, अगला सेंटेंस है, हम लोग खा रहे हैं। देखिए ये बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। यहाँ पे रहा रही लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज किया जाता है, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग खा रहे हैं, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है, तो वी आर, और ईटिंग हो जाएगा। बहुत ही आसान, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग खा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी आर ईटिंग। हम लोग जल्दी से अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला सेंटेंस है, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रहा रही लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, इसका हम लोग इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। बच्चे की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रेन। हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रेन सबसे पहले लिख देते हैं। तो चिल्ड्रेन, और ये चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज किया जाएगा। तो चिल्ड्रेन आर, और नेगेटिव है तो नोट का यूज करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग हल्ला करने की अंग्रेजी लिख रहे हैं। तो हल्ला करने की अंग्रेजी होती है मेक ए नॉइज, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसके साथ भर में आईएनजी का यूज किया जाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा, यानी कि मेकिंग में हम लोग आईएनजी लगा देंगे। तो चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, क्या रेनू गाना गा रही है। यहाँ भी रहा रही वाला सेंटेंस है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट रेनू है, तो रेनू के साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्मली नाम के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इज को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो इज लिख दिया, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इज रेनू, और उसके बाद गाना गाने की अंग्रेजी होती है सिंगिंग। तो हम लोग लिख देंगे इज रेनू सिंगिंग, यानी कि क्या रेनू गाना गा रही है, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या रेनू गाना गा रही है का ट्रांसलेशन हो जाएगा इज रेनू सिंगिंग। अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सेंटेंस, उसने मुझे दौड़ना सिखाया। देखिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसने मुझे दौड़ना सिखाया। यहाँ पे सिखाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसने सिखाया की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो उसने सिखाया की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो उसने को हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया जाएगा उसने के लिए, और सिखाना की अंग्रेजी हो जाएगा टाउट, TAUGHT। मैं आपको इसका स्पेलिंग बता देता हूँ। तो ही टाउट यानी कि उसने मुझे सिखाया। तो अब है कि क्या सिखाया, यानी कि तोड़ना सिखाया। तो उसके बाद हम लोग दौड़ना सिखाया की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ टू रन। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे भी, यानी कि उसने मुझे दौड़ना सिखाया था। तो ही टाउट मी यहाँ पे होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ही टाउट मी हाउ टू रन, यानी कि उसने मुझे दौड़ना सिखाया। यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह का सेंटेंसेज अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसने सिखाया कि लिखेंगे ही टाउट मी, और उसके बाद हाउ टू रन, यानी कि उसने मुझे दौड़ना सिखाया। इसको हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अगला सेंटेंस है, राधा नाच रही है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, रहा रही वाली है, तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा इसका हो जाएगा राधा, और राधा के साथ इज लगेगा, राधा इज, और डांस करना मतलब नाचना होता है, उसके साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे। तो राधा इज डांसिंग, बहुत ही आसान है। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है, वह पिछले सोमवार से बीमार है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो हम लोग इसके साथ ही क्या करेंगे कि ही लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी ही का मतलब वह होता है।
तो पिछले सोमवार से बीमार है, तो यहाँ पे हम लोग है के लिए अंग्रेजी लिखेंगे, ही के साथ इज लगाया जाता है तो ही इज, और बीमार की अंग्रेजी होती है इल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज इल, वह बीमार है। अब हम लोग को लगाना है पिछले सोमवार से, तो पिछले सोमवार से पहले हम लोग लगाएंगे से के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही इज इल सिंस, और पिछले सोमवार का मतलब हो गया लास्ट मंडे। तो इसको इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ही इज इल सिंस लास्ट मंडे, इसका इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है तैरना एक कला है। तो यहाँ पे तैरना एक कला है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो हम लोगों को ध्यान देना है इस बात का कि जब इस तरह का सेंटेंस आता है जिसमें वर्ब में ना ने नी लगा हुआ रहता है, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पूरा आईएनजी लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्विमिंग लिख देंगे। तो स्विमिंग मतलब हो गया तैरना, और उसके बाद इज एन आर्ट, यानी कि स्विमिंग एक कला है, तैरना एक कला है। तो स्विमिंग इज एन आर्ट इसका करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। पहला सेंटेंस था वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग, इसका हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस था बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग एन नॉइज। चौथा सेंटेंस था क्या रेनू गाना गा रही है, तो इसका हो जाएगा इज रेनू सिंगिंग। पांचवा सेंटेंस था उसने मुझे दौड़ना सिखाया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही टॉट मी हाउ टू रन। छठा सेंटेंस था राधा नाच रही है, तो राधा इज डांसिंग हो जाएगा। सातवां सेंटेंस था वह पिछले सोमवार से बीमार है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही इज इल सिंस मंडे। और आठवां सेंटेंस था तैरना एक कला है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी स्विमिंग इज एन आर्ट। दोस्तों कुछ और हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ और सेंटेंसेस को आपके सामने ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है। तो पहला सेंटेंस है हम लोगों को सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि चाहिए लगा हुआ है। तो जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में देखते हैं कि चाहिए लगा हुआ है, तो चाहिए की अंग्रेजी जानना हम लोगों को जरूरी है। तो चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड, शुड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुड का यूज़ करके इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो कैसे करेंगे ये हम लोग सीखते हैं। तो हम लोगों की अंग्रेजी होती है वी, उसके बाद क्या होता है कि सीधा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का यूज़ किया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो वी शुड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, वी शुड। अब क्या है कि यहाँ पे सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो वी शुड जीवन व्यतीत करना की अंग्रेजी होती है लिव। तो वी शुड लिव, और सरल जीवन की हो जाएगी अंग्रेजी सिंपल लाइफ। सिंपल का मतलब सरल होता है और लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो इसकी अंग्रेजी कुछ इस तरह से हो जाएगी, वी शुड लिव सिंपल लाइफ, यानी कि हम लोगों को सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। अगला सेंटेंस है हमारे गांव में एक मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे गांव में एक मंदिर, इसको हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए देयर का यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस में ये जो हिस्सा है एक मंदिर है, इसको हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो एक मंदिर है का ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर इज अ टेम्पल। देयर इज अ टेम्पल, यानी टेम्पल का मतलब मंदिर होता है, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देयर इज अ टेम्पल, एक मंदिर है। उसके बाद क्या है कि हमारे गांव में, तो हमारे गांव की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन आवर विलेज। इन आवर हम लोग लिख देंगे लास्ट में, इन आवर विलेज। तो हमारे गांव में एक मंदिर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर इज अ टेम्पल इन आवर विलेज। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है पुस्तकालय से अनेक लाभ हैं। तो ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। इस तरह का सेंटेंस नॉर्मली एग्जाम से हमारे आते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पुस्तकालय की अंग्रेजी लिख देंगे। तो पुस्तकालय की अंग्रेजी होती है लाइब्रेरी, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पुस्तकालय से अनेक लाभ है, तो हम लोग इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। तो चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो लाइब्रेरी हैज़, और उसके बाद हम लोग अनेक लाभ हैं की अंग्रेजी लिख देंगे। अनेक लाभ की अंग्रेजी हो जाएगी मेनी बेनिफिट्स। मेनी बेनिफिट्स का मतलब हो गया अनेक लाभ। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइब्रेरी हैज़ मेनी बेनिफिट्स, यानी कि पुस्तकालय से अनेक लाभ हैं। अगला सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सेंटेंस है गोल घर बहुत ऊंचा है। यहाँ पे बात की जा रही है गोल घर के बारे में कि गोल घर बहुत ऊंचा है। तो चूंकि ये एक नाउन है तो इसलिए हम लोग गोल घर को सीधा सीधा गोल घर ही लिख देंगे, GOLGHAR, गोल घर। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इसके लिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया जाएगा, और बहुत ऊंचा की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी हाई। तो गोल घर इज वेरी हाई, इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है आज के छात्र कल के नेता हैं। इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सेंटेंस है वो दो भागों में है। पहला भाग है आज के छात्र और दूसरा भाग है कल के नेता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आज के छात्र की अंग्रेजी लिख देंगे। तो आज के छात्र की अंग्रेजी हो जाएगी टुडेज स्टूडेंट। टुडे का मतलब होता है आज, और एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे हम लोग, जिसका मतलब का होता है। तो टुडेज स्टूडेंट हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए है का यूज़ किया गया है। तो है के लिए अंग्रेजी यूज होते हैं जो होगी वो आर होगी। तो टुडेज स्टूडेंट्स आर, और उसके बाद क्या बचा सेंटेंस में, कल के नेता। तो कल के नेता की अंग्रेजी हो जाएगी लीडर्स ऑफ टुमारो।
तो लीडर्स की अंग्रेजी होती है LEADERS लीडर्स, और उसके बाद ऑफ, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे टुमारो, TOMORROW टुमारो। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, टुडेज स्टूडेंट्स आर लीडर्स ऑफ टुमारो, यानी आज के छात्र कल के नेता। हम लोग इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे कहाँ वर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब क्या, कब, कहाँ से निकलता है और उनके इंग्लिश वर्ड में WH लगा हुआ रहता है, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, हुज, विच। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें अक्सर W और H का यूज किया जाता है। तो इस तरह के वर्ड्स को WH वर्ड्स कहा जाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। तो ये हमारे सामने ये जो सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो, इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे WH वर्ड्स का यूज करके। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेयर को लिख देंगे और इसके ठीक बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे रहा रही लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस MR का यूज़ किया जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के लिए जो अंग्रेजी यूज़ किया थी वो यू होता है और यू के साथ हमेशा आर लगता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा वो होगा आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे यू और वर्ब में ING हम लोग लगा देंगे। तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गोइंग लगा देंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का निशान मार देंगे। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ इजी और कुछ टफ सेंटेंसेस को और कुछ अलग हट के कुछ अजीब अजीब किस्म के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसी तरह का सेंटेंसेज बोर्ड एग्जाम्स में ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप लोगों से ट्रांसलेशन करने में किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ट्रांसलेशन करने के लिए सीख जाए और उनका भी नंबर एग्जाम में अच्छा आए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख लीजिए, तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।